ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं करिकुलम के हवाले से। जी सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं करिकुलम के। करिकुलम क्या है और इसका लफ्ज़ कहाँ से जो है ओरिजिन है इसका। तो करिकुलम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्योरे विच मीन्स टू रन। ये लफ्ज़ है क्योरे, लैटिन वर्ड है CURRERE, जिसकी मीनिंग है टू रन। इट इज़ अ रनवे और कोर्स ऑन विच वन रन्स टू रीच द गोल। बुनियादी तौर पे करिकुलम को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करते हैं तो आमतौर पे हम कहते हैं कि निसाब या करिकुलम वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। तो देखना ये है कि ये रास्ता हम किसे कह रहे हैं और मंजिल मकसूद किसे कह रहे हैं। तो मंजिल मकसूद से मुराद जो है वो ये है कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं थ्रू करिकुलम, या जब बच्चा जो है वो निसाब में से गुजरता है, जब बच्चे को निसाब पढ़ाया जाता है तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। ठीक है, तो वो रास्ता जिस पर चलकर बच्चा अपने मकासद को हासिल करता है, तो करिकुलम क्या है, वो रास्ता है। रास्ते से क्या मुराद है, सिंपली स्पीकिंग फिलहाल हम इसको यही कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है बच्चा बहुत सारे कोर्सेज पढ़ता है, कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ पढ़ता है, सब्जेक्ट्स पढ़ता है, इंफॉर्मेशन पढ़ता है, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और इस पर चलते हुए तालिब इल्म जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। तो मंजिल मकसूद से मुराद ये है कि जो चीज़ें हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, जो हमारे मकासद होते हैं, वो बच्चा हासिल करता है जब हम उसको इस रास्ते में से गुजारते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है, इट इज़ अ रनवे और कोर्स ऑन विच वन रन्स टू रीच द गोल। अपने मकासद को हासिल, ये मकासद क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाना है, हम उस कहते हैं कि हमने उसे एक अच्छा मुसलमान बनाना है, हम ये कहते हैं कि हमने उसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है, हम कहते हैं जी हमने उसके अंदर इस्लामी इक़दार पैदा करनी है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उस वक्त अचीव होते हैं जब बच्चा इस रास्ते में से गुजरता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निसाब कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी
डेफिनेशन आप कह लें या इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप तक कम्युनिकेट किया है। अच्छा जी, और इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। करिकुलम क्या है जी? The concise Oxford Dictionary defined curriculum as a course of study. Simply speaking, curriculum को हम क्या कहते हैं? Course of study. तीसरी definition, curriculum can be defined as a course of learning activities set out for learner to perform in order to achieve certain goals. कुछ मकासद को हासिल करने के लिए वो तमाम लर्निंग एक्टिविटीज जिसको हम डिजाइन करते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो तालिब इल्म ने परफॉर्म करनी है, तो उन सब का मजमूआ जो है वो निसाब कहलाता है। ठीक है, आ कोर्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, वो तमाम लर्निंग एक्टिविटीज उनका कोर्स सेट आउट जिसको बनाया गया है फॉर लर्नर के लिए टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन गोल्स, ताकि कुछ मकासद का जो है उसको हम हासिल कर सकें। हाँ जी, फर्दर देखें। अकॉर्डिंग टू JF कैर 1968, करिकुलम कैन बी defined as all the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in the groups or individually, inside the school or outside the school। तो ये बड़ी एक जामी सी डेफिनेशन है कि वो तमाम लर्निंग या वो तमाम एक्टिविटीज या वो तमाम एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना, जिसमें से हमने बच्चे को गुजारना होता है, उसकी वो तमाम लर्निंग, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच इज प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल, जिसको स्कूल प्लान करता है और गाइड करता है। वेदर इट इज कैरिड ऑन इन ग्रुप्स, चाहे ये एक्टिविटीज या लर्निंग ग्रुप की सूरत में हो या इंडिविजुअली हो, स्कूल के अंदर हो, इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल, तो इसी को हम क्या कहते हैं? करिकुलम। तो कंसाइजली हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम उन तमाम सरगर्मियों का मजमूआ है जिसका इंतज़ाम स्कूल करता है। वो ग्रुप्स की, बच्चों के लिए ग्रुप्स की सूरत में करे, इंडिविजुअली करे, स्कूल के अंदर करे या स्कूल से बाहर करे। किस लिए? इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, ताकि कुछ मकासद का जो हसूल है वो मुमकिन हो सके। तो वो तमाम प्लान्ड एक्टिविटीज़ का मजमूआ जो है वो क्या कहलाता है? वो करिकुलम कहलाता है। तो सिंपली स्पीकिंग, स्कूल के अंदर स्कूल जो कुछ प्लान करता है बच्चों के लिए, क्लासेस का प्लान करता है, सब्जेक्ट्स का प्लान करता है, एक्टिविटीज़ का प्लान करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड, इंडिविजुअली और इन ग्रुप, इन तमाम एक्टिविटीज़ का मजमूआ जो है वो निसाब कहलाता है। अच्छा, ये एक और डेफिनेशन है, एल्बर्टी ए एंड एल्बर्टी ई। A curriculum is the sum total of student activities which the school sponsors। वही बात है, वो तमाम एक्टिविटीज जिसका इंतज़ाम स्कूल करता है, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज का जो इंतज़ाम स्कूल करता है फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम कुछ मकासद को हासिल कर सकें। देखें, ये जो स्कूल्स बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो इसके पेश नज़र जाहिर सी बात है हमारे कुछ मकासद होते हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि बच्चा जब इन कोर्सेज में से, इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस में से गुजरेगा तो उनके अंदर ये सलाहियतें पैदा होंगी। ठीक है, तो वो तमाम सम ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो करिकुलम कहलाती हैं। ये हमने 2-3 डेफिनेशंस इसमें देखी हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक और डेफिनेशन है बाय रैल्फ टेलर, ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विच इज प्लान्ड बाय द
by and directed by the school to attain its educational goals। स्कूल के जो भी एजुकेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो तमाम लर्निंग जिसका इंतज़ाम या जिसको प्लान किया हुआ है स्कूल ने, उन तमाम लर्निंग को जिसको स्कूल ने प्लान किया हो, उन तमाम लर्निंग को, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, निसाब कहते हैं। चलें जी निसाब से आगे की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ एक बड़ी सिंपल सी, जब भी करिकुलम की बात की जाती है तो हम कहते हैं सम ऑफ एक्टिविटीज़ या ऑल ऑफ दी एक्टिविटीज़, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, याद रखें। सम ऑफ एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ दी एक्टिविटीज़ planned by the school inside or outside the school in groups or individually। तो बच्चों के लिए जो भी हम लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करते हैं और उनमें से उनको गुजारते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज के मजमूए को हम निसाब कहते हैं जी। अच्छा जी, आमतौर पे पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज आता है और पूछा ये जाता है कि जी बताएं इसमें से करिकुलम क्या है और सिलेबस किसे कहते हैं और कोर्स किसे कहते हैं। तो करिकुलम की जब बात होगी, मैंने पहले आपको बता दिया है, सम ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज। क्या है करिकुलम? सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज, तमाम सरगर्मियों का मजमूआ, इसी को निसाब कहते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्कोप में हम इसको थोड़ा सा और देख लेंगे, ये ऑल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें शामिल हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज, देखें स्कूल में क्या हो रहा है। स्कूल में देखें आप, मॉर्निंग असेंबली हो रही है, ब्रेक हो रही है, स्काउटिंग हो रही है, ड्रिल हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइजेज हो रही हैं और कंपटीशंस हो रहे हैं और बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, पीरियड्स, ये सारी एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए। ठीक है, और इन सारी एक्टिविटीज का मजमूआ जो है वो क्या कहलाता है? करिकुलम कहलाता है। तो करिकुलम क्या है? सम ऑफ एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज। ठीक है ना, अब जिसको स्कूल जो है स्पॉन्सर करता है, मैनेज करता है। अब हम आगे बात करते हैं जी सिलेबस की। सिलेबस, सिलेबस किसे कहते हैं? जब आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज्यादा बात कर ली करिकुलम के ऊपर, थोड़ा सा तेज हम बात करते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस जो है, आप अगर आप बुक शॉप पे जाएं तो आप कहें जी सिलेबस दे दें एमए इस्लामियात का, तो वो आपको कोई 10-15 पेजेस देगा जिसके ऊपर सब्जेक्ट्स लिखे होंगे और हर सब्जेक्ट के अंदर उसके कंटेंट्स लिखे होंगे। तो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स को क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। कोर्स क्या है? मैं आपको कहूं कि जी आप बुक शॉप पे जाएं और बुक शॉप वाले से कहें कि जी आपको 8वीं का कोर्स दे दे, तो क्या देगा? वो आपको बुक्स दे देगा, 8वीं की जितने भी सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो दे देगा। तो ये जो है जो बुक्स हैं, तो ये बुक्स क्या है? दिस इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स। क्या है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स। जो कंटेंट लिस्ट हमने सिलेबस में बनाई है उसकी जो डिटेल्स हैं वो, उसी को हम कोर्स कहते हैं। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन क्या है? अब मैंने पहले भी लेक्चर में मेरे ख्याल में बात की थी, इंस्ट्रक्शन जो है टीचिंग को कहते हैं। ठीक है ना, द टर्म इंस्ट्रक्शन रेफर टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज एम्प्लॉयड बाय द टीचर। टीचर जो कुछ करता है टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग को एनहांस करने के लिए वो लेक्चर दे, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करे, वो डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल करे, इसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक इज अ प्रेस्क्राइब्ड बुक फॉर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। एक एज ग्रुप के लिए जो एक प्रेस्क्राइब्ड किताब होती है उसी को हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कहा था थोड़ी सी बात हम आगे जाके करेंगे। तो ये स्कोप ऑफ करिकुलम, करिकुलम में है क्या कुछ, ये मैंने पहले भी बात की है। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज,
हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, और इस तरह का और लंबी लिस्ट है किताबों की। तो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़। प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, इसके अंदर आप देखें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम उनसे करवाते हैं, असेंबली है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ड्रिल है, इस तरह की और कंपटीशंस हैं। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। और इसी तरीके से प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर एजुकेशनल, फाइनेंशियल, वोकेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। बच्चों को पढ़ाई के मतलब जो जो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी हम दूर करते हैं। तो इसी को हम प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस कहते हैं। और ये तीनों प्रोग्राम्स मिलकर ही करिकुलम बनाते हैं। इसको हम स्कोप ऑफ करिकुलम कहते हैं जी। अच्छा जी, अब हम आप बात करें जी कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट्स हैं, टीचिंग मेथड है और इवैल्यूएशन। ये 4 कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं जी, एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम या कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। अच्छा, जब हम निसाब बनाते हैं तो सबसे पहले हम सामने ये बात रखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हम फिर बाकी सारी चीज़ों का इंतखाब करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम निसाब बना रहे हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, हम बीएड के लिए कोई निसाब बना रहे हैं, तो उसमें जो हमने जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमने बच्चों को क्या बनाना है? टीचर बनाना है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? यही ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, तो उसके मुताबिक फिर हम कंटेंट्स का इंतखाब करेंगे। ठीक है ना? हम उनको एजुकेशन असेसमेंट पढ़ाएंगे, उनको हम रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाएंगे, उनको करिकुलम पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड्स पढ़ाएंगे। तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी के मुताबिक हम कंटेंट्स का इंतखाब करते हैं। कंटेंट्स कहाँ से आते हैं? ऑब्जेक्टिव से। अगर हम करिकुलम बनाने जा रहे हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, बीएड का, तो कंटेंट्स उसके मुताबिक होंगे। ठीक है? और फिर उसी लिहाज से टीचिंग मेथड्स भी होंगे। बच्चों को असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, बच्चों को जो है हम बता रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाना है। ठीक है ना? मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। उसके अंदर टीचिंग प्रैक्टिस भी आएगी, उसमें माइक्रो टीचिंग के ज़रिए भी उनको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कंटेंट्स होंगे उसके मुताबिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? इसको मैं और एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ जी हम बात कर लेते हैं कि हमने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देनी है। तो अब ऑब्जेक्टिव्स हमारा बदल गया। हमने बच्चों को अब क्या सिखाने हैं? टेक्निकल स्किल्स सिखाने हैं। तो अब कंटेंट्स उनको हमने क्या पढ़ाने हैं? हमने मैकेनिकल पढ़ाना है, उनको केमिकल पढ़ाना है, उसको इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। और जैसे कंटेंट्स होंगे उनके मुताबिक ही हमने टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम उनको इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमने उनको लेबॉर्ट्री के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं, लेबॉर्ट्री मेथड्स का इस्तेमाल करना है। कहने का मकसद ये है कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके मुताबिक ही कंटेंट्स होंगे, और जैसे कंटेंट्स होंगे, अगर हम साइंस का कोई करिकुलम बना रहे हैं तो उसके अंदर फिर हम लेबॉर्ट्री बच्चों से एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे लेबॉर्ट्री के अंदर। तो जैसे ऑब्जेक्टिव वैसे कंटेंट्स, कंटेंट्स के मुताबिक टीचिंग मेथड्स। और फिर आखिरी बात जो है वो क्या है? इवेल्यूशन। तो फिर इवेल्यूशन में हम देखते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए थे या रखे थे, फ्रेम किए थे, क्या जब बच्चों को कंटेंट्स और टीचिंग मेथड्स के जरिए पढ़ाया जा रहा, तो क्या वो उनके अंदर ऑब्जेक्टिव्स या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? उनके अंदर टीचिंग स्किल्स पैदा हो रहे हैं? दूसरी जो मिसाल दी थी उसके अंदर हम कहेंगे कि क्या टेक्निकल स्किल्स बच्चों के अंदर पैदा हो रहे हैं? ठीक है? तो इसी को हम इवेल्यूशन कहते हैं। इवेल्यूशन में हम यही देखते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए थे क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करते हम इवेल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव्स हम ये भी देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रियल थे, क्या हमने हकीकी मकासद बनाए हुए थे, और हमारे कंटेंट्स जो हैं वो ठीक थे या नहीं थे। ठीक है ना? और टीचिंग मेथड्स भी हमारे ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। क्या हम लेक्चर मेथड से ही पढ़ाए जा रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड के जरिए पढ़ा रहे हैं, तो क्या इन मेथड के जरिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम
तीनों चीजों को इवेल्युएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी, कंटेंट्स को भी और टीचिंग मेथड्स को भी। और लास्टली जो है इन सब को इवेल्युएट करते हैं और इवेल्युएशन के प्रोसीजर्स को भी इवेल्युएट करते हैं कि क्या जिस तरीके से हम इम्तिहान बच्चों का लेते हैं वो एग्जाम ठीक है, क्या जो प्रैक्टिकल लेने का तरीका है क्या वो ठीक है। तो इवेल्युएशन के प्रोसीजर्स को भी इवेल्युएट किया जाता है। तो these are 4 components of the curriculum: objectives, contents, teaching methods and evaluation. अच्छा, then there is foundations of the curriculum. फाउंडेशन किसे कहते हैं? अगर आप इसके मीनिंग पे जाएंगे तो फाउंडेशन हम कहते हैं बुनियाद को। फाउंडेशन किसे कहते हैं? बुनियाद को। तो करिकुलम की बुनियाद क्या है? तो वो तमाम फैक्टर्स, फोर्सेस जो निसाब साजी पर असरअंदाज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम। ठीक है ना। अब ये जो हमने ये इतनी देखें, सिंपली स्पीकिंग, आप एक कंट्री का निसाब लेंगे वो डिफरेंट होगा, दूसरे का सोसाइटी का लेंगे वो डिफरेंट होगा, तीसरे का लेंगे वो डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मुख्तलिफ फोर्सेस जो है वो करिकुलम बनाने पर असरअंदाज हो रही। ठीक है, वो कौन कौन सी फोर्सेस? अच्छा चलें इसको पहले डिफाइन करते हैं। The basic forces that influence and shape the minds of the curriculum developers, वो forces या factors जो influence करते हैं किनको? The minds of the curriculum developers, जो curriculum बनाने वाले हैं उनके जहनों पे जो factors असरअंदाज होते हैं, जाहिर है उनके जहनों पे असरअंदाज होंगे तो वो क्योंकि करिकुलम बनाते हैं तो यही फैक्टर्स जो हैं करिकुलम बनाने के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। हैंस द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सबसीक्वेंट करिकुलम, तो वो फैक्टर जो करिकुलम बनाने वालों पर असरअंदाज होते हैं तो डायरेक्टली वो करिकुलम के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। तो वो तमाम फैक्टर्स और फोर्सेस जो निसाब साजी पर असरअंदाज होती हैं उनको हम फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम कहते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये फाउंडेशंस हैं क्या। तो देयर आर 4 फाउंडेशंस, 3 or 4 फाउंडेशंस। नंबर 1 इज फिलोसफिकल फाउंडेशन। अच्छा जी, इसको हम आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन भी कहते हैं जी। फिलोसफिकल फाउंडेशन को आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन भी कहते हैं। अब निसाब साजी के ऊपर हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा नजरिया हयात है वो असरअंदाज होता है। सबसे पहली चीज जो निसाब साजी पर असरअंदाज होती है वो फिलॉसफी है जिस पे हम बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं वी बिलीव इन इस्लामिक फिलॉसफी, वी बिलीव इन इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है ना। तो यही फिलॉसफी निसाब पर असरअंदाज होती है। कैसे असरअंदाज होती है? हम जाहिर सी बात है, हम जब कहते हैं जी वी बिलीव इन इस्लामिक आइडियोलॉजी तो हम कहते हैं जी हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखते हैं, हमारी कुछ इबादात हैं, हमारी कुछ इस्लामी अक़दार हैं तो उनके ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ईमानियात, हमारा जो भी ये पूरा कंपोनेंट है इबादात का, ये सारा असरअंदाज होता है निसाब के ऊपर। अच्छा जी, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें हमारे निसाब में आप सब जानते हैं कि इस्लामियात शुरू से ही कंपलसरी। तो ये कहाँ से आ गई इस्लामियात? ये सब्जेक्ट कैसे ऐड हो गया? तो दिस इज द फिलोसफिकल फाउंडेशन। ये हमारी आइडियोलॉजी, हम इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो जिस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं वो फिर असरअंदाज होती है। यही वजह है कि इस्लामियात एक सब्जेक्ट के तौर पे हमने इसको शामिल कर लिया। दूसरी मिसाल देखें। दूसरी मिसाल, हम बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू का सब्जेक्ट। तो उसका क्या मकसद है कि हम बच्चों को सिखाएं, उर्दू बोलना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं। तो आप देखते हैं कि उर्दू के सब्जेक्ट में भी पहला जो मौजू है, पहला टॉपिक जो है वो क्या है? पहला टॉपिक क्या होता है जी? हमद। दूसरा क्या है? नात। फिर तीसरा कोई ना कोई इस्लामी कदर के हवाले से, फॉरेन सेक्रीफाइस है, अखुवत है, भाईचारा है, इसके ऊपर। तो ये
देखें, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, उर्दू का या इस्लामियात का, ये कहाँ से आ गए? ये हमारी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है वहां से ये असरअंदाज, ये फिलोसफिकल फाउंडेशन असरअंदाज हुई है किसके ऊपर? करिकुलम के ऊपर, और ये हमारा निसाब का हिस्सा बन गई। अच्छा, कुछ ब्रांचेस हैं फिलोसफी की, और कोई इसकी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, आमतौर पे एक ही स्टेटमेंट और पूछ लिया जाता है ओंटोलॉजी क्या है। तो ये 3 ब्रांचेस हैं फिलोसफी की। नंबर 1 इज ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड इट आस्क क्वेश्चन व्हाट इज रियल। देखें, हर मुआशरे के अंदर जो है रियलिटी जो है उस मुआशरे के हिसाब से होती है। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, मेजर अजीज भट्टी साहब हमारे हीरो हैं, और लेकिन अगर आप इंडिया में जाके देखेंगे तो शायद उनके तो हीरो नहीं है, उनके तो, वो तो इसको उनको दुश्मन के तौर पे समझते हैं। तो हर जो सोसाइटी है उन वो बिलीव करती है कुछ चीज़ों पर, नेचर ऑफ रियलिटी पे। तो फॉर एग्जांपल कुछ मुआशरे आज से कुछ अर्सा पहले लोगों का यकीन था, कुछ सोसाइटी के ज़मीन जो है फ्लैट है, आज हम कहते हैं नहीं जी ज़मीन तो गोल है। ठीक है, कुछ सोसाइटीज़ जो हैं फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बेहतर समझती हैं, कुछ नहीं समझती। तो हर सोसाइटी की अपनी एक नेचर है कि किस चीज़ को वो सही समझते हैं, किस चीज़ को वो सही नहीं समझते। दिस इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। तो हर मुआशरे के करीब जो है ये मुख्तलिफ हो सकती है। देन देर इज एपिस्टेमोलॉजी, ये दूसरी ब्रांच है फिलोसफी की, और इसका ताल्लुक जो है किस चीज़ से है? नॉलेज से, नेचर ऑफ नॉलेज। दिस ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज के, नॉलेज क्या है, इसके सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, कौन सा नॉलेज जो है अथेंटिक है, और खासकर ये क्वेश्चन हाउ वी नो, हम कैसे जानते हैं, एंड हाउ वी नो व्हाट वी नो, जो कुछ हम जानते हैं उसका हमें कैसे पता चलता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वी डील इन एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो ये वो ब्रांच है फिलोसफी की जिसको हम, जिसमें हम कहते हैं कि इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज। देन एक्सियोलॉजी, ये फिलोसफी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यू। नेचर ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो एक्सियोलॉजी जो है इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्या है, अच्छी है या बुरी, इसी को हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। इसके आगे फर्दर 2 ब्रांचेस हैं। एक तो हम कहते हैं कि ये एथिक्स। एक्सियोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है ना, उसी की ब्रांच जहां हम कहते हैं एक्सियोलॉजी डील्स विद नेचर ऑफ वैल्यू, तो एथिक्स किसको डील करती है? एथिक्स डील करती है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, कौन सी वैल्यूज अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। ठीक है, तो इस ब्रांच को हम, एक्सियोलॉजी की इस ब्रांच को हम एथिक्स कहते हैं। और दूसरी जो इसकी ब्रांच है दैट इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स इज कंसर्न विद सच वैल्यूज सच एज ब्यूटी, एंजॉयमेंट, तो एप्रिसिएशन। तो ये वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक एस्थेटिक्स से है। किसका? ब्यूटी, एंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, इन सब का ताल्लुक एस्थेटिक्स के साथ है। टाइम मेरे ख्याल में शॉर्ट हो गया आज, अभी तो है जी। चलें और आगे चलते हैं जी। ये हमने बात की थी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के हवाले से। अब जो दूसरी फाउंडेशन जो असरअंदाज होती है करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर, दैट इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अच्छा जी, दरमियान में बात करता चलूँ, 10 बजे आपका टेस्ट होना है, ऑनलाइन होना है, और उसके लिए जो है आपको कहा गया था कि जहां आपने रजिस्ट्रेशन करनी है वहीं पे जो है टेस्ट जो है वो आपको भेज दिया जाएगा, और वो आपने ऑनलाइन ही देना है इंशाल्लाह आज।
ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होंगे हम। अच्छा, पहली जो बात हमने की थी वो आइडियोलॉजिकल या फिलोसफिकल फाउंडेशन की थी, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। जिस तरह हमने कहा कि आइडियोलॉजी असरअंदाज होती है, और हमने ये कहा था वी बिलीव इन इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी असरअंदाज हुई। मैंने कहा जी इस्लामियात का सब्जेक्ट है, फिर हर सब्जेक्ट के अंदर भी हम जो है तौहीद, रसालत, चाहे इस्लामियात का हो, चाहे उर्दू का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश का हो, उसके अंदर भी ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो दैट वाज द फिलोसफिकल फाउंडेशन। अब सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करते हैं। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में दो चीज़ें हैं, सिंपली स्पीकिंग, कि सोसाइटी जो है वो भी असरअंदाज होती है निसाब के ऊपर, और कल्चर भी असरअंदाज होता है। देखिए ना, आप कल्चर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आप देखें कि उर्दू की किताबों में या दूसरी इंग्लिश की किताबों में भी आपने देखा होगा आवर फेस्टिवल्स, हमारे जो है ये फेस्टिवल्स कौन से हैं, हमारे ईदों के मुतालिक बताया जाता है। कल्चर में हम कहते हैं जी हमारे खेल, ये भी एक मजमून उर्दू में हम ने देखा बुक्स के अंदर मौजूद है। तो ये अच्छा, फिर हमारे कल्चर में क्या चीज़ें आती हैं, कल्चर में हम देखते हैं कि हमारी जो तौर तरीके हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारा उठना बैठना खाना पीने के जो तरीके हैं, ये हमारा सब कुछ कल्चर का हिस्सा है। और ये सब कुछ हम निसाब के ज़रिए बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं। हम उनको बताते हैं आदाब, फॉर एग्जांपल खाने के आदाब और महफल के आदाब, तो ये हम उनको कल्चर सिखा रहे होते हैं। तो कल्चर भी निसाब का हिस्सा बन जाता है। अच्छा जी, सोसाइटी किस तरीके से निसाब का हिस्सा बनती है? सोसाइटी की जो इंटेंशंस होती हैं, सोसाइटी चाहती है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा हों, तो निसाब के ज़रिए हम बच्चों में वही चीज़ें पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो सोसाइटी और कल्चर दोनों असरअंदाज होते हैं निसाब के ऊपर। अच्छा, अगर आपने सुना होगा, ये बात चलती रहती है, निसाब साजी जब भी हो रही होती है, तो अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल कर देते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होती है, तो सोसाइटी उसके ऊपर रिएक्ट करती है, शोर शराबा होता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात से मुतल्लिक कोई चीज़ें थी, वो निकाल दी जाएँ, आयात निकाल दी जाएँ, अहादीस निकाल दी जाएँ, तो सोसाइटी अगेन रिएक्ट करती है कि नहीं, इसको शामिल करें। तो इस तरीके से सोसाइटी और कल्चर जो है वो निसाब साजी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तीसरी बात जो हम तीसरी जो फाउंडेशन है जो असरअंदाज होती है, वो क्या है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। अच्छा, आप, हाँ टाइम है अभी। अच्छा जी, तीसरी जो फाउंडेशन है दैट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। आपने पहले देखा होगा जो हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशन है उसके अंदर हमने कहा जी देखें, हमने इस्लामियात भी आ गई, उसके अंदर जो है हमने आयात भी दे दी, उनका तर्जमा भी दे दिया, सूरतें भी दे दी और अहादीस भी दे दी। तो ये सारा जो है वो निसाब का हिस्सा बन गया, ठीक है ना। और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में हमने कहा जी हमारी सकाफत, हमारे खेल, हमारे आदाब, हमारी लैंग्वेज, हमारे अदारे, ये भी निसाब का हिस्सा बन गए। तो ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन करिकुलम के ऊपर असरअंदाज हो गई, और करिकुलम के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन मौजूद है। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन या फिलोसफिकल फाउंडेशन की रिफ्लेक्शन भी मौजूद है, और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की भी रिफ्लेक्शन मौजूद है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें निसाब के अंदर साइकोलॉजी के मौजूआत नजर नहीं आएंगे, जिस तरह के इस्लामियात के और सोसाइटी से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड हमें टॉपिक्स नज़र आते हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इस तरीके से असरअंदाज नहीं होती। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है इस तरीके से असरअंदाज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बच्चों की नफ्सियात क्या है, उसके मुताबिक निसाब को बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी किताब उठा के देख लें, मैथ की एक एक्सरसाइज भी उठा के देख लें ना, तो उसमें पहले आसान सवाल, फिर मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। ये कहाँ से हमने ले लिया? ये साइकोलॉजी ने बताया कि पहले आप आसान चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर मुश्किल, और फिर उससे ज़्यादा मुश्किल, तो बच्चों को समझ आएगी। अगर पहले ही आप मुश्किल चीज़ें डाल देंगे तो वो समझ नहीं आएगी। तो ये प्रिंसिपल्स कहाँ से आ गए कि बच्चों की इंटरेस्ट के मुताबिक हम चीज़ें दें, उनके बैकग्राउंड से मिसालें दें, उनके जहनी मियार के मुताबिक जो है हम निसाब को बनाएं।
तो ये क्या चीज असरअंदाज हो रही है निसाब के ऊपर? दिस इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। ये नफ्सियाती बुनियाद जो फाउंडेशन है, बुनियाद जो है, वो निसाब के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो निसाब की जो हम उसके अंदर कंटेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, किस मेयार के हो, किस जहनी मेयार के हों, उसकी जो तरतीब लगाते हैं, इसमें जो है साइकोलॉजी जो है अपना किरदार अदा करती है। और किस एज के बच्चे के लिए क्या इंटरेस्ट होती हैं, किस तरीके से उनको शामिल करना है, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है जो इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो बुनियादी तौर पे 3 फाउंडेशंस जो हैं, ये तीनों फाउंडेशंस जो हैं, ये असरअंदाज होती हैं निसाब के ऊपर। इसके अलावा एक दो और भी बात की जाती है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हिस्ट्री है वो भी असरअंदाज हो रही होती है कि कौमों का अरूज व ज़वाल वो भी निसाब का हिस्सा बनता है। इसका एक और पहलू भी है कि हिस्ट्री के सीक्वेंस में हम चीज़ें देते हैं। जो चीज़ें पहले डिस्कवर हुई हैं वो पहले बता देते हैं, जो बाद में डिस्कवर हुई हैं वो बाद में बता देते हैं। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन इस तरीके से असरअंदाज होती है किसके ऊपर? करिकुलम के ऊपर। ठीक है। एक और चीज जो है असरअंदाज होती है जिसको हम इकोनॉमिकल फाउंडेशन कहते हैं। इकोनॉमिकल फाउंडेशन से मुराद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब निसाब पढ़ लें तो वो इस काबिल हो सकें कि वो ज़िंदगी में कोई चीज़ अर्न कर सकें, अपनी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको अर्न कर सकें, उनके पास ऐसा स्किल हो। ठीक है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया वो बच्चों को स्किल सिखाते हैं, टेक्निकल स्किल सिखाते हैं ताकि बच्चे जो है अपना रोज़गार कमा सकें। तो ये जो है इकोनॉमिकल जो है फाउंडेशन है जो निसाब के ऊपर असर अंदाज होती है। तो ये आज मेरा ख्याल तो था ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन नहीं ज़्यादा पढ़ सके, ज़्यादा डिटेल में मैं चला जाता हूँ, इतनी डिटेल की वैसे ज़रूरत नहीं होती। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो इसको आप देखेंगे। आज का टेस्ट जो है मैंने बताया था कि रिमेनिंग ऑल MCQs में से होगा, तो उसके लिए जो है 10 बजे आपको जो लिंक दिया गया उसके ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये पहला ऑनलाइन टेस्ट है। तो होपफुली अल्लाह करे कामयाब हो तो फिर जो है उसके ज़रिए मज़ीद जो है वो हम टेस्ट लेंगे। तो अगर आज का टेस्ट हो जाता है तो MCQs के असेसमेंट के बाद हमने जो सबक पढ़ा, जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो रिसर्च का था। तो रिसर्च के 100 MCQs आपने तैयार करने हैं जी। मैंने पहले कहा था कि तैयारी आपने करनी है, ठीक है ना। मेरे लेसन से कुछ नहीं होना, आपने अपनी तैयारी करनी है। MCQs ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो कल का टेस्ट पे रिसर्च से होगा और 100 MCQs का होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।